हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी में एक्सरसाइज 1 से जीवों में जनन अर्थात इसका पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज पार्ट 2 की क्लास अटेंड करेंगे। पार्ट 1 में हमने आपको पढ़ाया था जनन, जीवन अवधि तथा जनन के प्रकार। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। ये टॉपिक्स क्लियर किए थे। जनन किसे कहते हैं, जीवन अवधि किसे कहते हैं और जनन के प्रकार कौन कौन से हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ जीवों के जनन के बारे में पढ़ा था कि कुछ जीवों की जीवन अवधियां क्या हैं, जो कि एनसीईआरटी से लिए गए थे। जनन के प्रकार में हमने पढ़ा था कि जनन 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है लैंगिक जनन और दूसरा होता है जनन की विधि में अलैंगिक जनन। 2 प्रकार से जनन होते हैं जीवों में। एक को कहते हैं लैंगिक जनन, दूसरे को अलैंगिक जनन। आज के क्लास में हम लोग अलैंगिक जनन को पढ़ेंगे। ये अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियां होती हैं। क्योंकि पहले आपको बताया जा चुका है कि इस प्रकार के जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, उस जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे ताकि अच्छा से आप क्लास को समझ सकें। तो सबसे पहले ध्यान दे दीजिएगा कि जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो पार्ट 1 में आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि जनन की वे विधियां जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और इस प्रकार का जनन निम्न श्रेणी के जीवों में अर्थात एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। अलैंगिक जनन के लिए कई विधियां हैं जिनको हम आज अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें उन विधियों को हम लिख दे रहे हैं कि कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन की विधियां हैं विखंडन, अलैंगिक जनन की विधियां हैं विखंडन। कुछ जीवों में विखंडन के द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। कुछ जीवों में मुकुलन होता है। विखंडन, मुकुलन, यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की एक अन्य विधि है खंडन। इसके अतिरिक्त पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण, और एक अन्य विधि है जिसको हम लोग कहते हैं कायिक जनन या इसे हम लोग वर्धी जनन भी कहते हैं। तो अलैंगिक जनन की ये विधियां हैं कौन कौन सी, विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण और कायिक जनन। देखिए, विखंडन भी 2 प्रकार से होता है। विखंडन में 2 प्रकार होते हैं। एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन। मुकुलन भी 2 प्रकार से होता है, अंतर्जात मुकुलन और एक विधि है बहिर्जात मुकुलन। खंडन होगा, पुनरुद्भवन होगा, बीजाणु निर्माण होगा, कायिक जनन। कायिक जनन में भी 2 तरह के विधियां पाई जाती है। एक होती है प्राकृतिक कायिक जनन और एक को कहते हैं कृत्रिम कायिक जनन।
कृत्रिम कायिक जनन। तो अलैंगिक जनन की इतनी सारी विधियां हैं, इन विधियों को याद रखिएगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। विखंडन, यानी कि विखंडन दो प्रकार से होगा, द्विविखंडन और बहुविखंडन। मुकुलन अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें अंतरजात मुकुलन और बहिर्जात मुकुलन होते हैं। खंडन भी अलैंगिक जनन की विधि है। पुनरुद्भवन है, बीजाणु निर्माण और कायिक जनन। कायिक जनन में दो विधियां हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। इन सभी विधियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात अलैंगिक जनन के कौन कौन से प्रकार हैं। तो अभी आपको बताया गया कि इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे विखंडन, मुकुलन, खंडन, पुनरुद्भवन, बीजाणु निर्माण और कायिक जनन। इसमें पहला है प्रकार विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं? तो विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव के शरीर को साधारण विधि द्वारा या समसूत्री विभाजन के द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यानी कि विखंडन क्या है? तो विखंडन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है जिसमें कि जीव या कोशिका दो भागों में या दो से अधिक भागों में विभाजित होती है। और विभाजन के लिए या तो साधारण खंडन की क्रिया होगी या समसूत्री विभाजन होता है। तो इसको हम परिभाषा लिख सकते हैं कि यह अलैंगिक जनन की, यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें, अलैंगिक जनन की विधि है जिसमें कोशिका का या जीव का, जिसमें जीव शरीर साधारण विधि द्वारा या समसूत्री विभाजन द्वारा पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है। पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है तथा इससे उत्पन्न संततियां अपने पेरेंट्स के समान होती है। विखंडन का डिफिनेशन लिखा गया। विखंडन किसे कहेंगे? तो यह अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव शरीर अर्थात जो पेरेंट्स जीव होगा उसका शरीर या तो साधारण विभाजन द्वारा या समसूत्री विभाजन के द्वारा पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। विभाजित होने के क्रम में कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर दो भागों में विभाजित हो जाता है, कुछ में दो से अधिक भागों में विभाजित होते हैं। तो जब दो भागों में विभाजित होंगे तो उसे हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। जब दो से अधिक भागों में विभाजित होंगे तो उसे बहुविखंडन कहेंगे। तो विखंडन के दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है द्विविखंडन, एक प्रकार को कहेंगे द्विविखंडन और एक को कहते हैं बहुविखंडन। द्विविखंडन और बहुविखंडन समझेंगे कि द्विविखंडन क्या है, बहुविखंडन क्या है। इसको हम लोग द्विविखंडन कब कहेंगे? तो जब मातृ जीव का शरीर दो भागों में विभाजित होता है तो उसे द्विविखंडन कहते हैं। और जब दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाएगा तो उसे हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। अर्थात विखंडन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव का शरीर दो भागों में विभाजित होता है उसे द्विविखंडन कहते हैं। यानी कि बाइनरी फ्यूजन, इंग्लिश में बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, FISSION, बाइनरी फ्यूजन। और जब जीव का शरीर दो से अधिक भागों में विभाजित होता है तो उसे बहुविखंडन अर्थात मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। इसमें बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन के कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो है बाइनरी फ्यूजन किसमें पाया जाएगा? अमीबा में पाया जाता है, यूग्लिना में पाया जाता है। अमीबा और यूग्लिना जो हैं इनमें द्विविखंडन पाया जाता है। और बहुविखंडन के लिए हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम या अमीबा में
अर्थात प्रोटोजोआ संघ के जीवों में, प्रोटोजोआ संघ के जो भी जीव हैं उनमें द्विविखंडन पाया जाता है। प्लाज्मोडियम में और अमीबा में बहुविखंडन पाया जाता है। देखिए यहां पर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे तो अमीबा में बताया गया कि द्विविखंडन पाया जा रहा है और अमीबा में बहुविखंडन भी पाया जा रहा है। कब अमीबा में द्विविखंडन होगा और कब अमीबा में बहुविखंडन होगा? तो जब अनुकूल परिस्थितियां रहती हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो उस समय द्विविखंडन पाया जाता है, अर्थात बाइनरी फिजन होता है। जीवों में बाइनरी फिजन पाया जाएगा। और जब प्रतिकूल परिस्थिति होगी, प्रतिकूल परिस्थिति होगी तो मल्टीपल फिजन होगा, मल्टीपल फिजन, FISSION, मल्टीपल फिजन होगा। एग्जाम्पल में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था आपको, बताया गया है कि द्विविखंडन में शरीर दो भागों में बंट जाता है, बहुविखंडन में दो से अधिक भागों में बंट जाता है। लेकिन एक एग्जाम्पल यहां पर दिखाया गया है, अमीबा द्विविखंडन भी करता है और अमीबा ही है जो कि बहुविखंडन भी करेगा। कब द्विविखंडन करेगा? अनुकूल परिस्थितियां होंगी तब। कब बहुविखंडन करेगा? प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तब। अब समझिए अनुकूल परिस्थिति किसे कहेंगे और प्रतिकूल परिस्थिति किसे कहेंगे? तो जब जल का अभाव हो, जल का अभाव हो, तापमान अधिक हो, तापमान सामान्य से अधिक हो जाए तो इन परिस्थितियों को हम कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितियां। जल का अभाव हो जाता है, तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है, भोजन की कमी हो जाती है, भोजन की कमी हो जाती है, तो इन सब स्थितियों को हम कहेंगे कि प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। यानी कि उसको जनन करने की, अलैंगिक जन्म विखंडन करने के लिए जो परिस्थितियां हैं अगर वो नहीं पाई जाती हैं तो उसे प्रतिकूल परिस्थितियां कहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियां जब रहेंगी तो वहां पर अमीबा जो है बहुविखंडन करेगा और उसके जनन करने के अनुकूल रहेंगी तो उस स्थिति में द्विविखंडन करता है। तो विखंडन टॉपिक कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से समझ लेते हैं विखंडन क्या है। तो यह अलैंगिक जनन की एक विधि है, घबराने की बात नहीं है, आराम से समझेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। विखंडन क्या है? अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें जीव शरीर साधारण विधि द्वारा, सामान्य रूप से या समसूत्री विभाजन द्वारा पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होता है। यह कहां पाया गया? कितने प्रकार का होता है? द्विविखंडन का। कहां पाया गया? अमीबा में, इवलिना में, प्रोटोजोआ संघ के जो भी जीव हैं उनमें द्विविखंडन पाया गया। बहुविखंडन होता है जब जीव शरीर दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तो उसे बहुविखंडन कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम में और अमीबा में। द्विविखंडन कब होगा? अनुकूल परिस्थितियों में। और बहुविखंडन कब होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में। अब ध्यान दीजिएगा अमीबा के बारे में। अमीबा में द्विविखंडन कैसे पाया गया इसको समझ लेते हैं। अमीबा जो है इसका शरीर, अमीबा का संरचना अगर कोई सेल है तो ये हो गया इसका केंद्रक, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक। इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, केंद्रक के अंदर जो है गुणसूत्र रहते हैं। और ये हो गया बाहर में कोशिकीय द्रव्य, इधर जो है कोशिकीय द्रव्य हो गया। अब यह होता क्या है कि सबसे पहले जो केंद्रक है इसका केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र हैं इनका प्रतिलिपिकरण होगा। गुणसूत्र का प्रतिलिपिकरण होने से ये कोशिका जो है इस तरह से तो रहेगी, लेकिन केंद्रक के अंदर गुणसूत्रों का प्रतिलिपिकरण हुआ, ये थोड़ा बढ़ जाएगा और ये कोशिकीय द्रव्य है। फिर यहां पर ये केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है, केंद्रक दो भागों में विभाजित हो गया और बाद में फिर ये जो सेल मेंबर है ये भी बीच से दो भागों में विभाजित हो जाता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। इनको हम कहते हैं पुत्री कोशिकाएं, पुत्री कोशिका। ये भी पुत्री कोशिका, ये भी पुत्री कोशिका। तो आप देख रहे हैं कि जब द्विविखंडन की प्रक्रिया हो रही है तो द्विविखंडन में
एक ही जीव से दो जीवों का जनन हो रहा है, और जब दो जीवों का जनन हो रहा है तो इस प्रक्रिया में मातृजीव का शरीर का कोई भी भाग शेष नहीं बच पा रहा है। लेकिन यही बहुविखंडन की क्रिया किया जाए, जैसे कि बताया गया प्लाज्मोडियम में, प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या है, तो ये मलेरिया परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी है। इसमें बहुविखंडन की प्रक्रिया होती है। देखिए बहुविखंडन कैसे होगा, तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में, यह प्लाज्मोडियम इसमें होगा क्या कि जैसे यहां पर केंद्रक के अंदर जो गुणसूत्र थे वे कई भागों में बंटे, और यह इसके अंदर ही जो है कई भागों में विभक्त होगा, इसके अंदर कई भागों में विभक्त होगा। फिर उसके ऊपर एक कवर प्राप्त होगा, सबके ऊपर झिल्लियां लग जाएंगी, अर्थात कोशिकीय पदार्थ जो हैं सबके ऊपर लग जाएंगे, कई संख्याएं इन्हें बनेंगी, अनेकों संख्याएं बनेंगी। फिर वाह्य झिल्ली फटती है, ये कवर खुलेगा, वाह्य झिल्ली फटती है और यहां से अनेकों संख्या में प्लाज्मोडियम बाहर निकलते हैं, अनेकों संख्या में प्लाज्मोडियम बाहर निकलेंगे। तो प्लाज्मोडियम यहां पर कितनी पुत्री कोशिकाएं बनी थी, दो बनी थी, तो इसे हम कहेंगे द्विविखंडन, क्योंकि जो मातृ कोशिका है, मातृ जीव है, यह दो पुत्री कोशिकाओं का जन्म दे रहा है, दो संततियां उत्पन्न हो रही है, अतः इस प्रक्रिया को द्विविखंडन कहा गया। यहां पर आप देख रहे हैं प्लाज्मोडियम जो मलेरिया परजीवी है, यह एक था, एक से एक दो तीन कई अनेक निकल रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे बहुविखंडन। इसमें बताया गया कि मातृ जीव का कोई भी अंश, थोड़ा भी अंश शेष नहीं बचता है, लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ सामान्य पार्ट्स हैं जो कि शेष बच जाते हैं, मृत के रूप में रह जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि द्विविखंडन और बहुविखंडन में क्या अंतर है, तो द्विविखंडन दो भागों में विभाजित होता है, बहुविखंडन अनेक भागों में विभाजित होता है। जब जीव शरीर अनेक भागों में विभाजित होता है तो बहुविखंडन कहते हैं, जब दो भागों में विभाजित होता है तो द्विविखंडन कहते हैं। यानी संततियों की संख्या यहां दो रहेगी, यहां संततियों की संख्या दो से अधिक रहती है। यह किन परिस्थितियों में होता है, अनुकूल परिस्थिति में, यह अर्थात बहुविखंडन कब होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में। और तीसरा अंतर हम कह सकते हैं कि यहां पर मातृ जीव का कोई भी अंश शेष नहीं बचता है, और यहां पर मातृ जीव का कुछ अंश शेष रह जाता है कोशिका द्रव्य के रूप में। अर्थात लिख दे रहे हैं अंतर क्या है द्विविखंडन और बहुविखंडन में। द्विविखंडन और बहुविखंडन, इसमें दो भागों में विभाजित होगा, संततियों की संख्या दो रहती है, यहां पर संततियां दो से अधिक, दो से अधिक संतति, दो संतति रहेगा, यहां पर संततियों की संख्या दो से अधिक। चलिए पहला अंतर यह हो गया। दूसरा अंतर यह अनुकूल परिस्थिति में होता है, अनुकूल परिस्थिति में, और यह प्रतिकूल परिस्थिति में होगा। और थर्ड नंबर, इसमें मातृ कोशिका का कोई भी अंश शेष नहीं बचता है, शेष नहीं रहता है। जबकि बहुविखंडन में मातृ कोशिका का कुछ अंश अर्थात कोशिका द्रव्य शेष रह जाता है, शेष रह जाता है। ये अंतर है। तीन अंतर पाए गए द्विविखंडन बहुविखंडन में, इसमें दो संततियां होंगी, इसमें दो से अधिक संततियां होती है। यह अनुकूल परिस्थिति में होता है, अनुकूल परिस्थिति में, जबकि यह प्रतिकूल परिस्थिति में पाया जाएगा।
यहां पर मातृ कोशिका का कोई भी अंश शेष नहीं बचता है, जबकि यहां मातृ कोशिका का कुछ अंश शेष बच जाता है कोशिका द्रव्य के रूप में। चलिए अब जाकर के विखंडन कंप्लीट हुआ। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं मुकुलन। मुकुलन समझेंगे। मुकुलन यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। मुकुलन किसे कहते हैं समझेंगे। तो यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। अलैंगिक जनन की, यह अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें जीव के शरीर पर, इसमें जीव के शरीर पर एक उभार बनता है। जीव के शरीर पर एक उभार बनता है जो बड़ा होकर मुकुल अर्थात बड, BUD, बड कहलाता है तथा इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन क्या है? तो यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें जीव के शरीर पर एक उभार बनता है। जीव के शरीर पर एक उभार बनता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। जीव के शरीर पर एक उभार बनता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और जब बड़ा हो जाता है तो उसे मुकुल कहते हैं, और इसे बनने की प्रक्रिया को ही मुकुलन कहते हैं। यह किसमें पाया जाता है? तो हाइड्रा में पाया जाता है। हाइड्रा में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। जैसे कि हाइड्रा हम बना दे रहे हैं। देखिए हाइड्रा कुछ इस तरह से होते हैं। हाइड्रा में मुकुल बनेगा, जब मुकुल बनेगा तो एक छोटा सा उभार उत्पन्न होता है। इसके हाइड्रा के शरीर पर एक छोटा सा उभार उत्पन्न होगा। यह उभार धीरे धीरे बड़ा होगा। यह उभार जो है धीरे धीरे बड़ा होगा, और बड़ा हो जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे मुकुल। और जब बड़ा हो जाएगा तो इसके हाइड्रा के शरीर से अलग हो जाता है। हाइड्रा के शरीर से अलग हो जाएगा। ये एक अलग हो गया, और ये जो नया बना था ये वाला अलग बन गया। तो एक हाइड्रा था, एक से दो बन गए, एक दो बन गए। तो इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। फिर से एक बार, हाइड्रा है, हाइड्रा में प्रारंभिक स्थिति में एक छोटा सा बड बना। यह बड अर्थात एक उभार उत्पन्न हुआ। यह उभार धीरे धीरे बड़ा हुआ। जब बड़ा हो गया तो इससे हम लोग कह रहे हैं बड अर्थात मुकुल कह रहे हैं। और यह मुकुल जब इससे अलग हो गया तो एक नया हाइड्रा का निर्माण कर रहा है। इस प्रक्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। मुकुलन दो प्रकार का होता है। एक होता है अंतरजात मुकुलन, आपको बताया गया था अंतरजात मुकुलन, और एक होता है बहिर्जात मुकुलन। बहिर्जात मुकुलन, दो प्रकार के मुकुलन होते हैं, अंतरजात मुकुलन और बहिर्जात मुकुलन। ये जो हम देख रहे हैं यह बहिर्जात मुकुलन है। कैसे पता चले कि यह बहिर्जात मुकुलन है? तो देखिए यह हाइड्रा का शरीर है। यह हाइड्रा का शरीर के बाहर उभार उत्पन्न हुआ है, और यह उभार बड़ा हुआ है, तो इसे कह रहे हैं मुकुल। मुकुल कहाँ उत्पन्न हुआ? शरीर के अंदर या शरीर के बाहर? तो यह मुकुल जो है शरीर के बाहर उत्पन्न हुआ है। अतः इस तरह के मुकुलन को बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में किस तरह का मुकुलन पाया गया? बहिर्जात। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रा में किस तरह का मुकुलन होता है। तो हाइड्रा में बहिर्जात मुकुलन होता है। फिर अंतरजात मुकुलन किसमें होगा? तो स्पंज में बहिर्जात मुकुलन, अंतरजात मुकुलन पाया जाता है। स्पंजों में अंतरजात मुकुलन पाया जाता है, जबकि हाइड्रा में बहिर्जात मुकुलन पाया जाता है। फिर आगे समझेंगे, हाइड्रा में मुकुलन हो गया,
स्पंज में अंतर्जात हो गया। कुछ स्पंज ऐसे हैं जिनमें बहिर्जात भी होता है, जैसे कि साइफा है। साइफा स्पंज की एक प्रणाली है। स्पंज में कहां लिख दें भाई, स्पंज में साइफा यहां पर लिख दे रहे हैं। स्पंज की दो प्रणालियां स्पंज में एक हो गया साइफा। साइफा में किस तरह का मुकुलन पाया जाता है, तो बहिर्जात मुकुलन पाया जाता है। साइफा में बहिर्जात मुकुलन पाया जाता है, जबकि स्पंजिला में अंतर्जात। स्पंजिला में अंतर्जात, साइफा में बहिर्जात अर्थात एक्सटर्नल, EXTERNAL, और स्पंजिला में इंटरनल, INTERNAL, इंटरनल। एक बार फिर से समझेंगे मुकुलन किसे कहते हैं। तो यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें जीव के शरीर पर एक उभार बनता है। यह उभार धीरे धीरे बड़ा होता है। जीव के शरीर पर जो उभार बनेगा वो धीरे धीरे बड़ा होगा। जब बड़ा होगा तो इसे मुकुल कहते हैं, और इस प्रकार मुकुल बनने की प्रक्रिया को ही मुकुलन कहते हैं। मुकुलन किन जीवों में पाया जाता है? हाइड्रा में मुकुलन होता है, इष्ट में मुकुलन होता है, स्पंज में मुकुलन होता है। अब फिर मुकुलन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है एक्सटर्नल बडिंग और एक होता है इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल अर्थात बहिर्जात, इंटरनल अर्थात अंतर्जात। बहिर्जात में जब जीव शरीर के बाहर मुकुल बनते हैं, जब जीव शरीर के बाहर मुकुल बनते हैं तो उसे बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। इस बात को आप नोटबुक में लिख लीजिए, बोर्ड पर नहीं लिखे हैं, बोल रहे लिखिए। जब हाइड्रा में हेडिंग लगाएंगे बहिर्जात मुकुलन, बहिर्जात मुकुलन हेडिंग लगाइएगा। इंग्लिश में लिखना होगा तो इसको लिखते हैं इंग्लिश में एक्सटर्नल बडिंग, एक्सटर्नल बडिंग, बहिर्जात मुकुलन। नोट करेंगे। जब जीव शरीर के बाह्य भाग पर, जब जीव शरीर के बाह्य भाग पर मुकुल बनते हैं तो इस तरह के मुकुलन को बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। बहिर्जात मुकुलन कहते हैं। किसमें पाया गया? हाइड्रा में पाया जाता है, इष्ट में पाया जाता है। हाइड्रा में बहिर्जात होता है, इष्ट में बहिर्जात होता है, और स्पंज में भी बहिर्जात होता है। कौन सा स्पंज में? साइफा में। साइफा स्पंज में बहिर्जात मुकुलन होता है। कुछ ऐसे भी स्पंज जिसमें अंतर्जात होता है। इसका लिख लेंगे डिफिनीशन, हेडिंग होगा अंतर्जात मुकुलन अर्थात इंटरनल बडिंग, INTERNAL, इंटरनल बडिंग, अंतर्जात मुकुलन। मुकुलन की वह प्रक्रिया, नोट करेंगे, मुकुलन की वह प्रक्रिया जब जीव शरीर के अंदर जीव शरीर के आंतरिक भाग में, मुकुलन की वह प्रक्रिया जब जीव शरीर के आंतरिक भाग में मुकुल बनते हैं तो उसे अंतर्जात मुकुलन कहते हैं। कहां पाया जाता है? तो स्पंज में। कौन से स्पंज में? तो स्पंजिला, यह स्पंजिला में पाया जाता है, स्पंजिला। तो ये अलैंगिक प्रजनन की दूसरी विधि थी मुकुलन। पहला समझा विखंडन, इसके बाद फिर नंबर आता है खंडन का। इतना रहेगा, कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खंडन। तब तक के लिए धन्यवाद।